हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक नया टॉपिक लेकर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रस निष्पत्ति। भारतीय काव्य शास्त्र की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर रस सिद्धांत आता है। और रस सिद्धांत में हम रस के बारे में सभी जानते हैं कि रस कितने होते हैं, उनका स्थायी भाव क्या होता है, उसका संचारी भाव क्या होता है, उसका विभाव क्या होता है। ये सभी जो रस के अवयव हैं या रस के अंग हैं, इनको हम रस की क्लास में लेकर आपके समक्ष आएंगे। आज हम देखना चाहते हैं रस निष्पत्ति को, कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस निष्पत्ति क्या होती है। देखिए, रस निष्पत्ति की यदि हम बात करते हैं तो रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति या निर्माण, कि रस का निर्माण कैसे हुआ, रस की उत्पत्ति कैसे हुई। और इसको लेकर अनेक आचार्यों में हमें मतभेद देखने को मिलता है कि रस की उत्पत्ति क्या होती है या रस की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं रस निष्पत्ति को लेकर कि रस सिद्धांत जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, भरत मुनि के द्वारा। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन उससे पहले हम कुछ देखना चाहते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में कुछ सिद्धांत या कुछ वाद आए, और ये जो वाद थे, इन वादों के प्रस्तोता कौन कौन थे, एक बार उसको देख लेते हैं, ताकि हमें रस निष्पत्ति देखने में आसान हो जाए या रस निष्पत्ति को समझते समय हमें थोड़ी आसानी हो जाए। आइए हम देखते हैं रस सिद्धांत को। कुछ सिद्धांत और कुछ उसके क्या है, इधर प्रस्तोता हैं कि ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। देखिए, सबसे पहले हमारे समक्ष आता है रस सिद्धांत। रस सिद्धांत के प्रस्तोता माना जाता है। तो रस सिद्धांत के जो प्रस्तोता थे वो कौन थे, भरत मुनि। आप सभी जानते ही हैं कि भरत मुनि ने रस सिद्धांत दिया। भरत मुनि की एक प्रमुख पुस्तक थी नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र में इन्होंने रस का वर्णन किया। तो जो रस सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, भरत मुनि के द्वारा दिया गया। दूसरा सिद्धांत हमारे समक्ष है उत्पत्तिवाद। अगर उत्पत्तिवाद का सिद्धांत कहें तो इसके जो प्रस्तोता थे कौन थे, भट्ट लोलट माने जाते हैं। उसके बाद तीसरा आया अनुमितिवाद। अनुमितिवाद के प्रस्तोता कौन थे, आचार्य शंकुक थे। उसके बाद आया हमारे पास भुक्तिवाद। भुक्तिवाद के जो प्रस्तोता थे वो कौन थे, भट्ट नायक माने जाते हैं। उसके बाद आया अभिव्यक्तिवाद, किसका था, अभिनव गुप्त का। वाद या सिद्धांतों और भी भारतीय काव्य शास्त्र के अनेक हमारे समक्ष आते हैं। लेकिन रस निष्पत्ति की यदि हम बात करते हैं तो रस निष्पत्ति में केवल यही जो सिद्धांत हैं ये हमारे उपयोगी के हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहली बात दोस्तों कि यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप एनवीएस, केवीएस, DSSS भी कोई भी एग्जाम देते हो, जहां हमारे हिंदी साहित्य आता है वहां एक क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना हो जाती है कि कौन से वाद के प्रस्तोता कौन थे। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आज हम इसको देखना चाहेंगे। देखिए, रस सिद्धांत तो एक छोटा सा सूत्र आपके समक्ष रखती हूँ कि भरत मुनि को रस मिला, भामह को अलंकार। एक पंक्ति आपने बहुत बार सुनी होगी कि भरत मुनि को रस मिला, भामह को अलंकार। यानी भरत मुनि ने क्या दिया, रस सिद्धांत दिया, और आचार्य भामह ने क्या दिया, अलंकार सिद्धांत दिया। देखिए, हम यहाँ याद कर लेते हैं कि भरत मुनि को क्या मिला, रस मिला था, है ना। एक पंक्ति ये याद रखिए, भरत मुनि को रस मिला, भामह को अलंकार। उसके बाद हम याद करते हैं कुछ ये वाद हमारे समक्ष आए हैं, इन वादों को याद करते हैं। जैसे है उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद किसका था, भट्ट लोलट का। तो दोस्तों, ये जो भट्ट लोलट है, यहाँ हम ये लोलट शब्द को उठाकर याद रखते हैं। लोलट को हम लोह से बना लेते हैं, है ना, लोह, लोलट या लोह, यानी उत्पत्ति की क्या लगी, लोह लग गई।
उत्पत्ति की लोह लग गई, उत्पत्ति की जिज्ञासा हो गई, तो जो उत्पत्ति है इसकी क्या लगी, लोह लग गई। अनुमतिवाद किसका था, आचार्य शंकु का। तो शंकुक ने क्या दे दी, अनुमति दे दी। जब हमारे अंदर उत्पत्ति की लोह लगी तो शंकुक ने अनुमति दे दी कि तुम कर लो जो भी कुछ करना चाहते हो। ये अनुमति किसने दे दी, शंकुक ने। उत्पत्ति की लोह लगी, शंकुक ने अनुमति दे दी, भट्ट नायक ने भुगती, भट्ट नायक ने भुगती। यहाँ जो भुगती शब्द है उसका अर्थ है भोग करना। तो भट्ट नायक ने भुगती अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति, कि भोगना पड़ा किसको, भट्ट नायक को, क्या, अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति। अभिनव का अर्थ है नया, नई जो अभिव्यक्ति आई उसे किसे भोगना पड़ा था, किसे भोगना पड़ा था, भट्ट नायक को। भोगना किसको पड़ेगा, नायक को। जो नायक होता है वही तो भोगता है। तो बस याद रखें कि भट्ट नायक ने भुगती अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति। याद हुआ, एक बार पुनः दोहराती हूँ। देखिए, उत्पत्ति की लोह लगी, लोह से हमें याद रखना है लोलट। उत्पत्ति की लोह लगी, शंकुक ने अनुमति दे दी, शंकुक ने अनुमति दे दी। भट्ट नायक ने भुगती अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति। याद हुआ, उत्पत्ति की लोह लगी, शंकुक ने अनुमति दे दी। भट्ट नायक ने, नायक है तो भुगतना पड़ेगा, नायक को तो हर चीज भुगतनी पड़ेगी। भट्ट नायक ने भुगती अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति। अभिनव आप जानते हो इसका शाब्दिक अर्थ ले तो नया होता है, और नई क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। तो बस याद रख लें कि भट्ट नायक ने भुगती अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति। अब इनका थोड़ा सा हम अर्थ समझने जा रहे हैं जो रस निष्पत्ति में हमारी बहुत ही सहायता करेगा। देखिए, यहाँ शब्द आया उत्पत्ति, किसने दिया, भट्ट लोलट ने। भट्ट लोलट कहते हैं कि जो रस होता है उसकी उत्पत्ति की जाती है। रस का कोई स्थायी भाव नहीं होता, रस जो होता है वो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है। तो ये इन्होंने क्या कह दिया, इसको उत्पत्तिवाद दे दिया। उसके बाद आया आचार्य शंकुक। शंकुक ने क्या कहा, अनुमतिवाद दिया। शंकुक कहते हैं कि रस की कभी भी उत्पत्ति नहीं होती है, रस की कभी उत्पत्ति नहीं होती है। रस की क्या होती है, अनुमिति होती है, यानी जो रस होता है उसे ग्रहण किया जाता है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। जो यहाँ इन्होंने अनुमति शब्द लिया, अनुमति का अर्थ इन्होंने लगाया अनुमान से या फिर फील करने से, कि जो रस होता है ना उसको फील किया जाता है, रस की कभी उत्पत्ति नहीं होती। आगे चल के थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखेंगे, अभी इतना समझे। देखिए, उत्पत्तिवाद जिसने दिया, किसने, भट्ट लोलट ने। तो लोलट ने कहा कि रस की हमेशा क्या होती है, उत्पत्ति होती है, कि रस को उत्पन्न किया जाता है। तो जो आचार्य शंकुक थे इन्होंने इनका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और इन्होंने विरोध के स्वरूप हमारे समक्ष कहा कि जो रस, जो हमारा रस होता है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, उसकी क्या होती है, अनुमिति होती है, यानी उसको फील किया जाता है, वो उत्पन्न नहीं होता, उसको कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, केवल महसूस किया जाता है। तो इन्होंने क्या दे दिया, अनुमितिवाद दिया। अनुमिति का अर्थ यहाँ पर था महसूस करने से, फील करने से लिया गया, कि जो रस होता है वो तो भाव ग्रहण करने की एक फीलिंग होती है, उसको कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आया भुक्तिवाद। भुक्तिवाद किसने दिया, भट्ट नायक ने। तो भट्ट नायक कहते हैं कि रस जो है, इन्होंने इन दोनों सिद्धांत जो थे, उत्पत्तिवाद और जो अनुमतिवाद था, दोनों का ही इन्होंने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। भट्ट नायक कहते हैं ना तो रस की उत्पत्ति होती है और ना ही रस को फील किया जाता है, बल्कि रस का तो भोग किया जाता है। भुक्ति का अर्थ क्या था, यहाँ भोग से लिया गया, कि जो रस होता है उसका तो भोग किया जाता है। किसने कहा, भट्ट नायक ने। इसलिए इन्होंने क्या दिया, भुक्तिवाद दे दिया। उसके बाद आते हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने किसी का खंडन नहीं किया, इन तीनों में से किसी के भी इन्होंने जो विचार थे उनको खंडित नहीं किया, बल्कि इन्होंने कहा कि जो
रस होता है उसको अभिव्यक्त करने वाले का जो तरीका होता है वह रस का भाव ग्रहण करवाता है। इन्होंने कहा रस की ना उत्पत्ति हुआ करती है और ना ही जो रस है वो आपका ये कहें कि फील करने योग्य है, ना ही रस का भोग होता है। रस अपने आप में एक अलग पहलू होता है और रस का जो भाव है वो भाव निर्भर करता है उस रस को अभिव्यक्त करने वाले के ऊपर कि उसने किस भाषा में उसको अभिव्यक्त किया है। जिस भाषा में वो अभिव्यक्त करेगा, कहने का अर्थ है कि उसके शब्दों के अंदर जैसी शक्ति होगी उस शक्ति को श्रोता ग्रहण करेगा और उसी के अनुसार वो भाव को ग्रहण करेगा। यानी अभिव्यक्त करने वाले के ऊपर निर्भर करता है रस का भाव। ये किसने कहा? अभिनव गुप्त ने। आशा रखती हूँ ये चारों आपको समझ आए होंगे। आइए अब हम देखते हैं रस निष्पत्ति को, कि रस निष्पत्ति को लेकर आचार्यों ने क्या क्या हमारे समक्ष रखा। तो सबसे पहले हम भरत मुनि को देखते हैं कि जो भरत मुनि है इन्होंने रस सिद्धांत दिया और इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस का एक सूत्र रखा और वो सूत्र क्या था अपना कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इन्होंने कहा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग को ही क्या कहते हैं? रस की निष्पत्ति कहा जाता है। दोस्तों पुनः ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग को ही रस निष्पत्ति कहा जाता है। यानी जो रस के अवयव होते हैं, रस के जो अंग होते हैं जिसमें विभाव आता है, अनुभाव आता है और संचारी भाव आता है, जब ये तीनों मिल जाते हैं, तीनों के संयोग से ही क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है, रस को ग्रहण किया जाता है। दोस्तों भरत मुनि ने विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को तो स्पष्ट किया, लेकिन इन्होंने जो संयोग और निष्पत्ति थी इन शब्दों को स्पष्ट नहीं किया कि रस के अंदर संयोग क्या होता है और रस में निष्पत्ति क्या होती है, इसको इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। तो जो भरत मुनि थे उनके रस सिद्धांत की जो त्रुटि हमें दिखाई देती है या रस सिद्धांत में जो कमी दिखाई देती है वो कमी दिखाई देती है कि भरत मुनि ने संयोग और रस निष्पत्ति, संयोग और जो निष्पत्ति है उसका वर्णन उन्होंने नहीं किया, उसकी व्याख्या उन्होंने नहीं की। और यही कारण था कि जो भरत मुनि थे इनके जो परवर्ती आचार्य थे उन्होंने इन चीजों को स्पष्ट किया कि रस के अंदर उत्पत्ति क्या होती है, रस के अंदर निष्पत्ति क्या होती है और रस के अंदर संयोग क्या होता है। और ये चीज लेकर आए तो रस के जो व्याख्याकार माने गए कि इन आचार्यों ने रस की आगे चल के व्याख्या की कि रस में अनुभाव, विभाव और संचारी भाव तो होते ही हैं, साथ में संयोग और निष्पत्ति भी पाई जाती है। और इस संयोग और निष्पत्ति का अर्थ इन जो रस के व्याख्याकार थे इन्होंने अलग अलग लगाया। आइए हम अब समझते हैं कि रस की निष्पत्ति क्या होती है। सबसे पहले जो व्याख्याकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं भट्ट लोलट। भट्ट लोलट प्रथम व्याख्याकार थे रस के। दोस्तों पुनः देख लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रस निष्पत्ति या रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याकार कौन थे। तो रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याकार कौन माने जाते हैं? भट्ट लोलट माने जाते हैं। जैसे ही भरत मुनि ने रस सिद्धांत दिया तो उसकी व्याख्या या उसके अंदर जो पाई जाने वाली कमी थी उसे पूरा करने के लिए उसकी व्याख्या किसने की? भट्ट लोलट ने उसकी व्याख्या कर दी। और भट्ट लोलट कहते हैं कि जो रस सिद्धांत में जो निष्पत्ति शब्द है उसका अर्थ उत्पत्ति से लिया जाता है, कि जो निष्पत्ति है, निष्पत्ति का अर्थ क्या है? उत्पत्ति है, यानी रस को कैसे उत्पन्न किया जाए। दोस्तों निष्पत्ति का अर्थ मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि निष्पत्ति का जो अर्थ होता है निर्माण भी होता है और उत्पत्ति भी होता है, लेकिन यहाँ जो व्याख्याकार थे उन सभी ने अपने अनुसार अलग अलग अर्थ प्रस्तुत किए। तो जो भट्ट लोलट हैं इन्होंने कहा कि निष्पत्ति का अर्थ क्या है? उत्पत्ति है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके समक्ष बन जाया करता है कि भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ लिया
किससे? उत्पत्ति से। याद कैसे रखें? याद रखें हम इनके सिद्धांत से, इसीलिए मैंने आपको इनके वाद करवाए कि जो भट्ट लोलट हैं इनका क्या था? उत्पत्तिवाद था, यानी उत्पत्ति की क्या लगी थी? लोह लगी थी। तो इन्होंने बोला कि जो रस होता है उसकी क्या होती है? उत्पत्ति की जाती है। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने किससे लिया? उत्पत्ति से लिया। उसके बाद आता है संयोग। अगर संयोग के अर्थ की बात करते हैं तो भट्ट लोलट कहते हैं कि रस सिद्धांत में जो संयोग शब्द आया वो 3 अर्थों को प्रकट करता है, यानी संयोग को 3 अर्थों से समझना चाहिए। अगर ये संयोग स्थायी भाव के साथ आता है तो इसका अर्थ होता है उत्पाद्य। उत्पाद्य यानी उत्पादक भाव संबंध से इन्होंने अर्थ बताया कि जो स्थायी भाव के साथ जो संयोग आता है वो उत्पाद्य होता है, यानी उसका जो अर्थ होता है वो उत्पाद्य होता है। उत्पादक शक्ति से लिया कि जो संयोग होता है जो रस को उत्पन्न करने वाला है उसके साथ संयोग, उसकी भावनाओं के साथ संयोग होना ही क्या है? संयोग शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब इस संयोग को हम अनुभाव के साथ लेते हैं तो ये अनुभाव के साथ अर्थ देता है किसका? गम्य का, कि किस प्रकार से इसे अभिव्यक्त किया जा रहा है। जब अनुभाव आता है तो कहते हैं कि अभिव्यक्त कैसे किया जा रहा है। अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति भाव संबंध को इन्होंने प्रस्तुत किया। गम्य, गम्य का अर्थ होता है कि कौन किस प्रकार से दूसरे के पास पहुंचा रहा है। लेकिन इन्होंने कहा जब संचारी भाव के साथ संयोग का अर्थ लेते हैं तो वो क्या होता है? पोष्य होता है। और पोष्य का अर्थ इन्होंने यहाँ पर लिया विकारों से, या ये कहे कि यहाँ पर पोष्य का अर्थ इन्होंने लिया हमारे संवेगों से, कि जो श्रोतागण होते हैं वो किस संवेग को ग्रहण कर रहे हैं, ये आता है संचारी भाव के साथ। दोस्तों एक बार पुनः देखिएगा, इन्होंने कहा संयोग का जो अर्थ है वो क्या है? इस संयोग का अर्थ 3 भावों में लिया जाता है। सबसे पहले तो हम एक बार बताना चाहेंगे कि जो स्थायी भाव होता है ये रस का एक अंग होता है। स्थायी भाव ये क्या होता है? स्थायी भाव एक जन्मजात भाव होता है। यह जन्म से ही हमारे अंदर पाया जाता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं या कुछ सुनते हैं तो हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाता है। होता तो पहले से ही है, लेकिन वो जो एक निष्क्रिय अवस्था में होता है वो सक्रिय रूप को धारण कर लेता है। तो ऐसे इमोशन जो निष्क्रिय हैं ये किसी वस्तु को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर या कुछ सुनकर हमारे अंदर क्रियाशील हो जाते हैं। ऐसे भावों को क्या कहा जाता है? स्थायी भाव कहा जाता है। उसके बाद आता है अनुभाव। तो जो अनुभाव हुआ करते हैं वो अनुभाव जो होते हैं वो एक ऐसे छोटे छोटे भाव होते हैं। जब आपके अंदर कोई भी स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो आपके चेहरे के ऊपर कुछ विशेष आकृतियां बन जाती हैं जो कुछ लंबे समय तक टिकती हैं। जैसे आपको क्रोध आता है तो क्रोध आते ही जो आपका चेहरा होता है वो दमदमा जाता है। तो ये जो दमदमाने की प्रक्रिया है, आपके चेहरे की जो अभिव्यक्ति है वो क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है। कोई भी अगर आपके अंदर स्थायी भाव, कोई भी भाव उत्पन्न हुआ है तो उस भाव को आपके बॉडी लैंग्वेज के द्वारा या आपके बॉडी सिंबल के द्वारा जो अभिव्यक्ति की जाती है उसे ही क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। जैसे अगर आपके अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो आपकी आंखों में चमक आ जाती है ना, आपके चेहरे पर लालिमा छा जाती है। तो ये जो गुण है ये क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। और अनुभाव के साथ इस संयोग का अर्थ इन्होंने किससे बताया? गम्य से बताया कि ये किस प्रकार से आपके चेहरे के ऊपर अभिव्यक्त होते हैं। वही जो संयोग श्रोता और वक्ता का बनता है वो क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। फिर इन्होंने कहा कि जो संयोग का अर्थ इनका संचारी भाव। दोस्तों संचारी भाव ऐसे भाव होते हैं जब आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है या फिर बॉडी सिंबल आते हैं, उनके अंदर भी कुछ समय के लिए उत्पन्न होने वाले सिंबल आ जाते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि यदि आपके अंदर क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ और क्रोध का भाव उत्पन्न होते ही आपके चेहरा जो है वो दमदमाने लगता है, आपके जो कान होते हैं वो लाल हो जाते हैं, आपकी आंखें की बोहें होती हैं वो ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं, ये सभी लंबे समय तक आपके चेहरे पर बने रहते हैं। जब तक आपको क्रोध आता रहेगा तब तक ये
जो भाव है ये आपके चेहरे पर बने रहेंगे, इनको तो हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, क्योंकि ये तो अभिव्यक्त हो रहे हैं, साफ अभिव्यक्त हो रहे हैं, और ये श्रोता के द्वारा देखे भी जा सकते हैं, दर्शक के द्वारा देखे भी जा सकते हैं। लेकिन इनके अंदर भी कुछ सूक्ष्म भाव उत्पन्न होते हैं जो कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं, उनको क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। और ये जो संचारी भाव हुआ करते हैं, जैसे ही आपको क्रोध आता है तो क्रोध आते ही आपके जो इधर की जो त्वचा हुआ करती है वो फड़फड़ाने लग जाती है। आपके जो भौहें होती है ना, उसके एक एक बाल जो होते हैं, उस एक दो बाल हमें दिखाई देते हैं, जो भौहें होती हैं इसके जो बाल होते हैं वो हिलने लग जाते हैं। आपके कानों के अंदर कंपन उत्पन्न होने लग जाती है। ये जो छोटे छोटे भाव हैं, ये भाव क्या कहलाते हैं, आपके संचारी भाव कहलाते हैं, जो कुछ समय में ही क्या होते हैं, निकल जाते हैं। कुछ क्रोध आपको लंबे समय तक आ रहा है और क्रोध के साथ आपका चेहरा भी लंबे समय तक लाल हो रहा है, लेकिन जो आपके गालों का फड़फड़ाना है, जो आपकी भौहें के बालों का कंपन करना है, वो कुछ समय में ही समाप्त हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। और कहते हैं ये जो संचारी भाव होते हैं यही क्या करवाते हैं, वास्तविक रस का, वास्तविक जो रस है, वास्तविक जो आपके अंदर इमोशन है, जो संवेग उत्पन्न हो रहे हैं, उसको आभास करवाते हैं। और इन भावों को देखते ही श्रोता तुरंत समझ जाता है, उसे समझने में समय नहीं लगता है कि आपकी स्थिति कैसी है, आपके अंदर भाव कैसा उत्पन्न हो रहा है, कैसा, किस रस को आप फील कर रहे हो, कैसा रस आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, ये सभी श्रोता या दर्शक देखते ही समझ जाते हैं। तो दोस्तों समझ पाए होंगे कि जो भट्ट लोलट है उन्होंने कहा कि रस को हमेशा क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। रस का जो भाव है उसको उत्पन्न किया जाता है, उसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन जब रस की उत्पत्ति होती है उसमें संयोग की एक अवस्था आती है कि जैसे ही श्रोता या फिर ये कहें कि वक्ता के जैसे वक्ता के अंदर कोई भाव उत्पन्न हुआ तो वो श्रोता कैसे ग्रहण करेगा, श्रोता और वक्ता का जो संयोग है वो किस प्रकार से बनता है। तो इन्होंने कहा वो संयोग 3 प्रकार से बनता है। एक तो जब उसका स्थायी भाव के साथ संयोग लेते हैं तो उसका अर्थ क्या चला जाता है, आपका उत्पाद्य चला जाता है। जो अनुभाव के साथ लेते हैं तो वो गम्य हो जाता है, और जब संचारी भाव के साथ लेते हैं तो वो पोष्य रूप को धारण कर लेता है। और दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि स्थायी भाव के साथ संयोग का अर्थ इन्होंने क्या लिया, है ना, संचारी भाव के साथ संयोग का अर्थ क्या लिया, तो ये हमें समझ आया होगा। ये था हमारा ये कहें कि भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद। देखिए भट्ट लोलट ने कहा कि जो रस होता है उसका आस्वादन किया जाता है, जो रस होता है उसको ग्रहण किया जाता है श्रोता के द्वारा या फिर ये कहें दर्शक के द्वारा उसका आस्वादन किया जाता है। तो ये भी कई बार हमें परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि रस का आस्वादन किया जाता है, ये किसने कहा, तो किसने कहा, भट्ट लोलट ने कहा। उसके बाद इन्होंने माना कि इनका जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत में भट्ट लोलट ने जो रस था उसे क्या बना दिया है, वस्तुपरक बना दिया है कि श्रोता जैसा कहेगा वैसा ही भाव ग्रहण किया जाएगा। श्रोता जैसी एक्टिविटी श्रोता की ये कहें वक्ता की होगी वैसा ही श्रोता ग्रहण करेगा। तो इन्होंने इसको वस्तुपरक बना दिया है कि जो श्रोता जो वक्ता होता है उसका अपना कोई भाव नहीं होता, वो तो सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करता है और उसको देखकर ही सामने वाला भाव को ग्रहण कर लेता है। यानी जो भाव होता है रस का वो व्यक्ति परक नहीं होता, कैसा होता है, वस्तु परक होता है, किसी अन्य प्रसन्न के ऊपर डिपेंड करता है। स्वयं श्रोता उसे ग्रहण नहीं करता है, स्वयं श्रोता के अंदर वो भाव नहीं होता है, वो भाव तो केवल किस में होता है, उस वक्ता में होता है, और वो वक्ता रिप्रेजेंट उसको करता है, वैसा ही ग्रहण कर लिया जाता है। अभिव्यक्त जैसा करता है वैसा ग्रहण कर लिया जाता है। तो बस याद रखिएगा कि जो भट्ट लोलट है, भट्ट लोलट ने कहा कि जो रस होता है वो कैसा होता है, वस्तु परक होता है। दोनों चीजों को ध्यान में रखना है कि रस का आस्वादन किया जाता है और रस वस्तु परक होता है। ये किसके कथन थे, आपके भट्ट लोलट के कथन थे। और इन्होंने कहा कि रस की क्या की जाती है, उत्पत्ति की जाती है, रस उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद हमारे समक्ष दूसरे आचार्य आते हैं। ये आचार्य हमारे पास आ रहे हैं शंकुक। अगर आचार्य शंकुक की हम बात करते हैं तो आचार्य शंकुक ने कहा कि रस की निष्पत्ति जो है, निष्पत्ति अनुमति से होती है, और इस संयोग का अर्थ क्या होता है, अनुमाप्य होता है। एक बार देखते हैं
कि जो आचार्य शंकुक हैं, इन्होंने भट्ट लोलट के सिद्धांत का क्या किया, विरोध किया, इसके सिद्धांत का खंडन किया और खंडन करते हुए कहते हैं कि रस की कभी भी उत्पत्ति नहीं होती, रस की क्या होती है, अनुमिति होती है। यानी जो रस है वो ग्रहण किया जाता है। रस जो है वो स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कह दिया कि रस वक्ता के ऊपर निर्भर नहीं करता, श्रोता के ऊपर निर्भर करता है कि श्रोता उसे किस भाव में ग्रहण कर पाता है। तो ये किसने कहा, आपके आचार्य शंकुक ने कह दिया। इनका संयोग का अर्थ इन्होंने लिया किससे, अनुमाप्य से, कि जो वक्ता है वो बोल रहा है उस बात या वक्ता जो भी कुछ अभिव्यक्त कर रहा है, जैसे भी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जैसे भी उसकी मौखिक लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है ये निर्भर नहीं करती है, निर्भर करती है श्रोता के ऊपर कि श्रोता के भाव कैसे हैं, क्या उसने उस भाव को अपने अंदर उत्पन्न किया, क्या वह उस भाव को उत्पन्न कर पाया, तभी उसको रस की अभिव्यक्ति होगी। केवल मात्र आपके वक्ता से ही श्रोता रस को ग्रहण नहीं कर पाता है। रस की जो श्रोता होता है उसकी अपनी भी क्या होती है, भावना होती है, अपने भी के अंदर भी भाव होते हैं, तभी जाकर वो क्या करता है, रस को ग्रहण कर पाता है। तो ये इन्होंने कहा कि निष्पत्ति का जो अर्थ है वो अनुमिति से है और संयोग का अर्थ वो किससे है, अनुमाप्य से है, यानी अनुमान संबंध, अनुमान भाव संबंध से इन्होंने बताया। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि आचार्य जो शंकुक है उन्होंने कहा कि जो रस निष्पत्ति होती है वो चित्र तुरंग न्याय होती है। चित्र तुरंग न्याय का अर्थ क्या दिया इन्होंने अर्थ दिया कि जो चित्र सामने है, जिसको देखकर हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, श्रोता के अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो जो चित्र है उस चित्र का तुरंग, उसके अंदर जैसी तरंगे ग्रहण उत्पन्न हो रही हैं, उसकी न्याय कौन करता है, वो श्रोतागण करता है कि वो सही है, गलत है, क्या वो उनके श्रोता के अंदर भी भाव जागृत कर पाया। तो ये सभी जो था वो किसने दिया, आचार्य शंकुक ने। यानी सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि आचार्य शंकुक ने कहा कि जो रस की उत्पत्ति है वो उत्पत्ति केवल आपके वक्ता के ऊपर निर्भर नहीं करती है, वो किस पे निर्भर करती है, श्रोता पे निर्भर करती है, वो दर्शक पर निर्भर करती है। उसके बाद इन्होंने एक शब्द और दिया, व्यक्ति परक। देखिएगा जो भट्ट लोलट थे उन्होंने रस को क्या बताया, वस्तु परक बताया, लेकिन जो आचार्य शंकुक थे इन्होंने क्या कहा, रस की निष्पत्ति कैसी होती है, व्यक्ति परक होती है। यानी इनके अनुसार जो रस ग्रहण किया जाता है वो रस उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसके अंदर वो भाव हैं या नहीं है जो उस रस को ग्रहण करना चाह रहा है। तो इन्होंने क्या कहा, व्यक्ति परक बता दिया। उसके बाद तीसरे आचार्य हमारे समक्ष आए भट्ट नायक। अगर भट्ट नायक की हम बात करते हैं तो इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ लिया किससे, भुक्ति या भोग से लिया, कि भुक्ति या भोग, रस की जो निष्पत्ति होती है वो भुक्ति से होती है, भोग से होती है। यानी इन्होंने सीधा सा क्या कहना चाहा हमारे समक्ष, इन्होंने कहना चाहा कि जो रस है वो रस ना तो श्रोता के ऊपर निर्भर करता है और ना ही वक्ता के ऊपर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि जो दर्शक गण हैं, जो श्रोता गण हैं, क्या उन्होंने उस परिस्थिति को भोगा है, क्या उस रस से संबंधित जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो भाव उसके द्वारा भोगी गई परिस्थिति के आधार पर ही होते हैं। यानी इन्होंने सीधा सा ये कहना चाहा, अगर मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ कि प्रेम, जो एक वक्ता आपके समक्ष प्रेम को लेकर भाषण दे रहा है या प्रेम को एक जो नाटक है उसके अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसका रोल प्ले किया जा रहा है, लेकिन और जो श्रोता हैं वो भी देखने वाले हैं, क्या सभी श्रोता के अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता है? इन्होंने कहा नहीं, जो दर्शक है उनके अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं होता, उसी के अंदर होगा जिसने प्रेम को भोगा है, जिसने प्रेम की स्थिति को समझा है, जिसके अंदर प्रेम की वो पीड़ा, प्रेम का वो जो संयोग है वो पहले से ही उत्पन्न है, वही उस रस को समझ पाएगा। नहीं तो चाहे वस्तु परक बना दो, चाहे उसे व्यक्ति परक बना दो, जब तक स्वयं
ग्रहण करने वाला उस परिस्थिति से नहीं गुजरा है तब तक वो उस भाव को ग्रहण नहीं कर सकता है। ये किसने कहा? आपके भट्ट नायक ने कहा। तो बस याद रखिए, इन्होंने कहा भोज्य, भोज्य का अर्थ भी क्या होता है? भोग करने वाला। कि जो संयोग होता है, जो भोग होता है, जो रस होता है, उसका जो संयोग श्रोता के साथ बनता है, वो संयोग उसके भोज्य पर निर्भर करता है कि क्या उस श्रोता ने, उस दर्शक ने उस परिस्थिति को भोगा है, क्या उस रस का उसने भोग किया है, तभी हम उसके अंदर वो रस उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद आया अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने कहा, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ माना किससे? अभिव्यक्ति से, और संयोग का अर्थ मांगा किससे? व्यंज्य से। देखिए दोस्तों, जो अभिनव गुप्त है उन्होंने दिया अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त का कहना है, अभिनव गुप्त कहते हैं कि मैं इन किसी का भी खंडन नहीं करना चाहता, किसी का भी खंडन नहीं करता हूँ। रस जो है, रस की जो उत्पत्ति है वो अभिव्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है। ये वस्तु परक भी नहीं है, ये व्यक्ति परक भी नहीं है, ये भोग पर भी निर्भर करने वाली नहीं है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है ये कि इसका क्या हुआ, कि जो वक्ता है उस वक्ता ने किस प्रकार की शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, उसके द्वारा जो अभिव्यक्ति दी, उस अभिव्यक्ति में कौन सा अर्थ निहित है। जैसे हम ये कहें कि उसमें वाच्यार्थ निहित है, लक्षणार्थ निहित है, या फिर उसमें व्यंग्यार्थ निहित है। जैसा भी अर्थ उसके अंदर निहित है, श्रोता वैसा ही ग्रहण कर लेता है, दर्शक वैसा ही ग्रहण कर लेता है। इन्होंने कहा जैसे हम राम और सीता को लेकर उदाहरण रखें कि राम और सीता की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति वो निर्भर करती है कि किस अर्थ में उसे प्रस्तुत किया गया है, वैसा ही अर्थ जो है वो दर्शक उसको ग्रहण कर पाते हैं। तो इन्होंने कहा, अभिनवगुप्त ने कहा कि निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति से लिया जाता है, कि जो पाठक है, या फिर ये कहें कि जो वक्ता है, उसने किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, उसके जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में उसकी जो भाषा है उसमें कौन सा अर्थ निहित है, उसका जो रोल प्ले है उसका कौन सा अर्थ है, वही अर्थ श्रोता या फिर दर्शक ग्रहण करते हैं। तो ये किसने कहा? आपके अभिनव गुप्त ने। आशा रखती हूँ ये रस निष्पत्ति आपको अच्छे से समझ आई होगी। बहुत अधिक डिटेल में मैं नहीं गई हूँ, बहुत ज़्यादा गहराई से आपको नहीं रखा है, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा गहराई से रखते हैं तो जो क्वेश्चन बनते हैं हम इन क्वेश्चन पर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन को आपके समक्ष रखूं कि यदि इनके अंदर से क्वेश्चन आता है तो हम आराम से इसको समझ पाएं। देखिए, क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, या तो ये वाद दे दिए जाते हैं और वाद देकर हमसे मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है, या एक एक क्वेश्चन भी दे दिया जाता है कौन सा वाद किसका था, या फिर रस निष्पत्ति की बात करते हैं तो रस निष्पत्ति में हमसे ये पूछ लिया जाता है कि आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ क्या लिया, संयोग का अर्थ क्या लिया, चित्र तुरंग न्याय नियम किसने प्रस्तुति किया, व्यक्ति परक रस को किसने माना। ये सभी एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके समक्ष लिखा हुआ है। आशा रखती हूँ ये आपको समझ आया होगा, और मिलते हैं कल की क्लास में, और कल दूसरा टॉपिक आपके समक्ष लेकर आते हैं। धन्यवाद।